नमस्कार। वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी के तीसरे सेशन में मैं ओपी तिवारी आपका स्वागत करता हूं। पिछले दो सेशंस में हमने देखा कि किस तरीके से विंडोज़ और लिनक्स के ऊपर हम पीएचपी को इंस्टॉल करते हैं। हमें यह तो पता चल गया कि पीएचपी को रन किस सॉफ्टवेयर के हेल्प से कराना है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि हमें वो कोड कहाँ लिखना है। कोड लिखने के लिए हमको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। अब आप कहेंगे कि टेक्स्ट एडिटर तो नोटपैड हमारे पास पहले से ही होता है, फिर दूसरा टेक्स्ट एडिटर डालने की क्या ज़रूरत है। एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर आपको बहुत सारे हेल्प करता है। जैसे उसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिनके हेल्प से आपको कोड लिखने में आसानी होती है। बहुत सारा कोड आपको लिखना नहीं पड़ता, अपने आप जनरेट हो जाता है। हम अभी वही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करेंगे। टेक्स्ट एडिटर हमारी चॉइस है विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन आप इसकी जगह पे और भी टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एटम होता है या ब्रैकेट्स होता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। यहां हमने सर्च किया विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहला डाउनलोड लिंक हमको माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड का मिल रहा है। इसको ओपन करेंगे। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये तीनों मेजर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, हमने विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड किया। डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर आप 64 या 32 बिट का वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा सिस्टम 64 बिट है, तो मैंने 64 बिट सिस्टम डाउनलोड करना चाहा है। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसे रन कर देना है। जैसे आप ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स के लिए करते हैं। ये दो मोड्स में इंस्टॉल होता है, एक यूजर मोड होता है और एक मशीन मोड होता है। मशीन मोड में इंस्टॉल करेंगे तो उस मशीन पे जितने यूजर बने होंगे ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए हम इसे मशीन मोड में इंस्टॉल कर रहे हैं, बट आप चाहें तो इसे यूजर मोड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हमने सेलेक्ट किया। डेस्कटॉप आइकन हमें चाहिए। ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको अगर फाइल्स के ऊपर और डायरेक्टरीज के ऊपर चाहिए तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टरी के लिए डाल दिया, फाइल्स के लिए मैं नहीं चाहता। अब इसके बाद हमने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा और साथ के साथ कुछ बेसिक चीजें कॉन्फ़िगर कर देगा। जैसे इसके जो अपने कोड्स होते हैं, शॉर्टकट कोड्स होते हैं, ये उनको सेटअप कर देगा, जिससे कि आप रन में सीधा कोड लिखेंगे और एंटर मार देंगे तो भी ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। इंस्टॉल होने में इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंस्टॉलेशन के बाद ये आपका पहला पेज आता है, जिसमें ये आपको वेलकम करते हुए ये भी बताता है कि इस सॉफ्टवेयर को आपको यूज कैसे करना है।
अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ डालिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी जैम्प सर्वर की, जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। जैम्प कंट्रोल पैनल खोल दीजिए। जैम्प कंट्रोल पैनल के अंदर गए, यहां पे हमको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमने जहां पे जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया था वहां पे एक htdocs नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी होता है जैम्प सर्वर से वही वाली चीजें दिखती हैं। मतलब लास्ट टाइम हमने जब लोकल होस्ट रन कराया था तो जो एक पेज दिख रहा था हमें, वो पेज यहां बना होगा। हमें वही कोड तो रन नहीं कराना, हमें अपने पसंद का कोड रन कराना है। सबसे पहले हम अपने पसंद का कोड रन कराने के लिए एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे। मैंने बनाया प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बनाया ई कॉमर्स। आप अपने प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से कुछ भी इसे रख सकते हैं। हमने ये एड्रेस कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हम वापस चले अपाचे httpd.conf की सेटिंग पे। कहाँ? जैम्प सर्वर के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर अपाचे httpd.conf। इसके अंदर हमको सर्च करना है डॉक्यूमेंट रूट। इस फाइल के अंदर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट रूट 2 बार लिखा होगा। एक बार हैश से स्टार्ट हो रहा होगा और एक बार बिना हैश के स्टार्ट हो रहा होगा। जो हैश से स्टार्ट होने वाली लाइन है ये कमेंट है। इसको छोड़ देंगे, दूसरी वाली लाइन पे आएंगे। यहां एक ऑलरेडी पाथ लिखा हुआ है जहां पे आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया था। हम इसको चेंज कर देते हैं और हम जिस फोल्डर में से अपना प्रोजेक्ट रन कराना चाहते हैं हमने उस फोल्डर का पाथ दे दिया। इसके बाद हम जैम्प सर्वर को स्टार्ट करेंगे और अपने इस फोल्डर को हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर देंगे। साथ ही अब ब्राउजर पे आएंगे और यहां लिखेंगे लोकल होस्ट। यहां आपको फॉरबिडन दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल नहीं है जिसको ये रन करा सके। हमको सबसे पहले इसमें इंडेक्स नाम की फाइल बनानी है, index.php। दोबारा चलते हैं हम अपने वेब सर्वर पे और दोबारा चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे और यहां जाकर के इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये फॉरबिडन बता रहा है। एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये फॉरबिडन क्यों है। दोबारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट रूट, इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट रूट तो चेंज कर दिया है, ये बाकी की डायरेक्टरी चेंज नहीं की, हमें ये भी डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। इसको दोबारा स्टार्ट किया और हम आए अपने ब्राउजर पे। यहाँ जब अब रन कराएंगे तो हमारे इस इंडेक्स फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो आएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ भी टेक्स्ट लिख करके सेव करके और एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन कि जब हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट वहां पे आ ही जा रहा है तो हमें PHP, HTML और CSS और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखने की क्या जरूरत है। हम सीधा यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, उधर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें टेक्स्ट लिखने की जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ती है अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि हम उस टेक्स्ट को सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं दिखा करके फॉर्मेटेड वे में दिखाना चाहते हैं और उनके बीच में लिंक्स रखना चाहते हैं। हम सभी पेजेस को एक साथ पेज के URL से नहीं खुलवाना चाहते, हम चाहते हैं कि कस्टमाइज होकर के खुले, जैसे हम चाहते हैं कि यूजर को एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा मिले। दूसरी बात, डिजाइन करने के लिए पेज को हमें HTML और CSS की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम इसमें सीधा टेक्स्ट लिख करके काम चला सकते थे। PHP लिखने का हमें यह फायदा होता है कि PHP के कोड यूजर के एंड पे दिखते नहीं है। सो अगर मान लीजिए कि आपने कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट किया है तो वो पीछे क्या कैलकुलेशन हो रही है इससे यूजर को कोई लेना देना नहीं रह जाता। ठीक है, अब PHP के स्टेटमेंट में अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो उसके लिए इको स्टेटमेंट होता है। और PHP का हर स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सेमीकोलन देना जरूरी होता है। सो वापस आते हैं हम अपने ब्राउजर पे और यहाँ हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये मैसेज हमारा PHP के थ्रू जनरेट होके आया है। देखिए, टेक्स्ट एडिटर यूज करने का हमें जो फायदा मिला वो ये कि पहले तो ये हमारा कोड जो है अलग अलग कलर्स में दिखा रहा है, कोड की हाईलाइटिंग कर रहा है जैसे जैसे हमको कोड को लिखना है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये हमें सजेस्ट भी करेगा कि इसके साथ में हमें क्या क्या करना होता है, यानी इसको इनपुट में हमें क्या क्या चीजें देनी है। ठीक है, सो ये सजेशन हमें नोटपैड या और किसी एडिटर पे करते तो नहीं मिलता। साथ में इसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिनको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम इंस्टॉल करते चलेंगे। उन एक्सटेंशंस के हेल्प से भी ये बहुत सारी चीजें कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक एक्सटेंशन डाल रहे हैं PHP कोड स्निपेट्स का, तो इस कोड स्निपेट के अंदर जितने कोड्स पड़े होंगे उन कोड्स को हमें पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ब्राउज करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लिखा फॉर, ठीक है, तो कोड स्निपेट ने इसे कंप्लीट करके बताया कि फॉर के बाद आई आएगा, इक्वल टू 1 से लेके समथिंग तक आएगा और कुछ हमारा उसके बाद अपना कोड आएगा। या हमने फंक्शन लिखा, ठीक है, तो इसने हमें बता दिया कि फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें इसके पास अवेलेबल हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम कोड के अंदर अगर कुछ गलती कर जाते हैं या गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है
तो उसको वापस कैसे लाएंगे, और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि हम एक ही फाइल के कई सारे वर्जन्स को मैनेज कर सकें। जैसे मान लीजिए कि अभी आप एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपने 12-15 फाइलों में एडिटिंग कर दी और उसके बाद फिर कस्टमर ने बताया यार जो पहले बोल रहे थे वही वाला ठीक था, तो आपको अब पिछला कोड लाने में भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, या तो उसके 4 जगह बैकअप रखिए। सो उसके लिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स यूज करते हैं। उन वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स को कैसे यूज किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे पीएचपी के अंदर कोडिंग का काम। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।